नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मेरे साथ हैं समीर और प्रतिमा। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पदभार संभालने के बाद पीएमओ में बोले हैं प्रधानमंत्री। बहुत जरूरी बातों का जिक्र उन्होंने किया है। पीएमओ जनता का पीएमओ बने। प्रधानमंत्री ने कहा 140 करोड़ लोग परमात्मा का रूप। सरकार मतलब सामर्थ्य और समर्पण, परिश्रम, संकल्प से सिद्धि मिलती है। बहुत से लोग मिलेंगे व्यक्तिगत जीवन में, और खास करके टीनेज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनसे अगर बात करेंगे, अगर उस समय क्रिकेट की सीजन चलती है तो उसका मन करता है यार एक अच्छा क्रिकेटर बन जाओ। दिमाग में रहता है यार क्रिकेटर बन जाना है। एक अच्छी मूवी बड़ी पॉपुलर हो गई तो फिर मन में करता है यार ये फील्ड अच्छा है, मैं एक्टर बन जाऊं, मैं इसमें चला जाऊं। ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनकी इच्छाएं अस्थिर होती हैं, और जब इच्छा अस्थिर होती है तो सामान्य मानवी उसको तरंग कहता है। उसको लगता है यार तो तरंग ही है, एक सुबह एक सोचता है, दोपहर को दूसरा, तो इस पर बात मत करो यार, ऐसे ही हुड़दंगबाजी करता रहता है। इच्छा जब अस्थिर होती है तो दुनिया की नजरों में वो तरंग होता है, लेकिन जब इच्छा स्थिर हो जाती है और उसके अंदर एक लंबे अरसे तक इच्छा को स्थिरता मिल जाती है तो इच्छा उस प्रक्रिया से गुजरती है जो संकल्प में बदलती है। इच्छा अगर अस्थिर है तो तरंग है, इच्छा अगर स्थिर है, स्थायी है, तो संकल्प में कन्वर्ट हो जाती है। और संकल्प के अंदर जब परिश्रम की पराकाष्ठा जुड़ जाती है तब जाकर के सिद्धि प्राप्त होती है। और जीवन के हर काम को हम उस दिशा में देखना चाहिए। इच्छा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प, संकल्प प्लस परिश्रम इज इक्वल टू सिद्धि। 10 साल पहले हमारे देश में एक छवि बनी हुई थी कि पीएमओ एक शक्ति का केंद्र है, एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है। और मैं न सत्ता के लिए पैदा हुआ हूं, न मैं शक्ति अर्जित करने के लिए सोचता हूं। मेरे लिए पीएमओ सत्ता केंद्र बने, पीएमओ शक्ति केंद्र बने, ये न मेरी इच्छा है न मेरा वो रास्ता है। और इसलिए 2014 से हमने जो कदम उठाए, आपने मार्क किया होगा, और पहले जो पीएमओ में रहे होंगे उनसे पूछ लेना, हमने इसको एक कैटलिक एजेंट के रूप में ही डेवलप करने की कोशिश की है। वो कैटलिक एजेंट के यहां से ऊर्जा प्रसारित होती रहे, यहां से नई नई चेतना प्रसारित होती रहे। तो पदभार ग्रहण करने के बाद पीएमओ में क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये हमने आपको सुनाया। वहीं थोड़ी देर में मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है। बैठक के लिए पीएम आवास पहुंचे अमित शाह। पहली बैठक में पीएम आवास योजना पर दरअसल बड़ा फैसला लिया जाना है, ये खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सहायता में बढ़ोतरी संभव है। राष्ट्रपति से जल्द संसद सत्र बुलाने की भी मांग होगी। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तस्वीरें हम देख रहे हैं। 7 लोक कल्याण मार्ग पर तमाम जो मंत्री बनाए गए हैं उन नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आनंद, क्या जानकारी है? माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े कई अहम फैसले हो सकते हैं, आज कैबिनेट मीटिंग में उन पर मुहर लग सकती है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, इस सरकार की मोदी 3.0 सरकार जो है 3.0 सरकार है, उसकी आज पहली कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट की बैठक के लिए सभी तमाम जो मंत्री हैं, कैबिनेट सदस्य पहुंच चुके हैं। ये कैबिनेट की बैठक का समय 5 बजे था, ऐसे माना जा रहा है कैबिनेट की बैठक शुरू ही हो चुकी है। और आज की कैबिनेट की बैठक में जैसे आपने बताया कि राष्ट्रपति से ये सिफारिश की जाएगी, आग्रह किया जाएगा कि संसद का जो सत्र है
उसको जल्द से बुलाएं और साथ ही साथ अपना समय दें और संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करें। इसके अलावा जैसे कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए भी आज कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है। इसके अलावा जो शहरी पीएम आवास योजना है उसके लिए जो सरकारी मदद दी जाती है कस्टमर्स को, उसकी जो राशि है उसमें बढ़ोतरी का भी फैसला आज ही कैबिनेट की बैठक में किया जा सकता है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओथ लेने के बाद आज चार्ज लिया उन्होंने, उसके बाद अब देख रहे हैं सुबह से कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में है और एक्शन मोड में उन्होंने सबसे पहला फैसला किया किसानों को लेकर किया था जब उन्होंने 17वीं किस्त किसान सम्मान निधि की जारी करने का फैसला किया। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आनंद। आप लगातार नजर बनाए रखें। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी का पहला फैसला, किसान निधि की 17वीं किस्त को मंजूरी दी गई। 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। किसान निधि की फाइल पर पीएम ने दस्तखत किए। तीसरी बार पीएम पद का कार्यभार संभालते ही नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है और ये संदेश दे दिया है कि सरकार किसानों के हित को प्राथमिकता देती है। शपथ लेने के फौरन बाद पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने के लिए फाइल पर साइन कर दिया। पीएम के इस कदम से 9 करोड़ 30 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। किसान निधि के लिए 20,000 करोड़ वितरित किए जाएंगे। पीएम ने कहा कि सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में कृषि क्षेत्र में काम करने की चाहत भी है। किसान कल्याण से जुड़ी फाइल पर मुहर लगाने के बाद पीएम ने कहा कि किसानों को लेकर सरकार की प्राथमिकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कार्यभार संभालते ही जिस पहली फाइल पर हस्ताक्षर किया जाए वह किसान कल्याण से संबंधित हो। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद करने का प्रावधान है और इन पैसों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में दिया जाता है। मोदी सरकार बनने के बाद किसानों को 17वीं किस्त जारी होने का इंतजार था, जो कि आज खत्म हो गया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि सरकार संकल्प के साथ काम करती रही है। किसानों के लिए लिया गया ये फैसला भी उसी ही एक कड़ी का हिस्सा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कार्यभार संभाल लिया है और जो पहला फाइल उन्होंने साइन किया है उसमें उन्होंने किसान कल्याण निधि का जो फंड है उसे रिलीज किया है। क्या कहेंगे? हमारा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हम 10 साल एक कमिटमेंट के साथ काम किए हैं। एक 24x7 के जैसे प्रधानमंत्री जी मेहनत किया है, एक दिन भी छुट्टी ना लेते हुए काम किया है। आज तीसरी बार प्रधानमंत्री का जिम्मेदारी संभालने के बाद पहला सिग्नेचर किसानों को समर्पित करते हुए आज जो लगभग 20,000 करोड़ रुपए रिलीज करते हुए सिग्नेचर किया है। मैं भारत के किसानों के तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जो कमिटमेंट के साथ जो किसान सम्मान निधि जो योजना शुरुआत हुआ, जब से लेकर आज तक शेड्यूल के आधार पर जिस दिन पैसे पहुंचना चाहिए, डिजिटल सिस्टम से देश के करोड़ों किसानों को मैं पैसे पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी पहले भी किया है। और इस वक्त जो ताजा खबर आ रही है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक कैबिनेट मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, पोर्टफोलियोज तय नहीं हुए हैं। इस बार मोदी की कैबिनेट की क्या खास बात है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। तीसरे टर्म में मोदी की नई कैबिनेट में नए सोशल इंजीनियरिंग की झलक है। इसमें राज्यों का भी खास ख्याल रखा गया है। इस बार मोदी ने 34 पुराने चेहरों पर भरोसा किया है और 35 नए चेहरों पर दांव लगाया गया है। मोदी के कैबिनेट में कुल 71 मंत्री हैं, जिसमें 37 नए और 33 पुराने मंत्री हैं, जिसमें उत्तर से 18 मंत्री, पश्चिम से 17 मंत्री, पूर्व से 15 मंत्री, दक्षिण से 13 मंत्री, मध्य से 6 मंत्री और नॉर्थ ईस्ट से 3 मंत्री हैं। चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष के रणनीति के केंद्र में रहे ओबीसी और एससी वर्ग को मोदी मंत्रिमंडल में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। मतलब कि नई कैबिनेट में जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। कैबिनेट में 27 ओबीसी, 10 एससी, 5 एसटी को मंत्री बनाया गया है। बीजेपी का कोर वोट माने जाने वाले सामान्य वर्ग से 28 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें 8 ब्राह्मणों और 3 राजपूत नेताओं को जगह दी गई है। कर्नाटक के प्रभावशाली लिंगायत समाज के साथ ही निषाद, लोध जाति और महादलित वर्ग से भी एक चेहरे को मौका दिया गया है। पश्चिम बंगाल के प्रभावशाली मथुआ समाज के साथ ही अहीर, गुज्जर, खटिक और बनिया वर्ग से भी एक नेता मंत्रिमंडल में जगह बनाने में सफल रहे हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद कल पीएम मोदी ने विदेश से आए मेहमानों से मुलाकात भी की, उस पर एक रिपोर्ट।
नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने इन तमाम मेहमानों से मुलाकात की। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे आए थे, जिनका स्वागत पीएम ने खुद किया। भारतीय सैनिकों की मालदीव से वापसी के बाद दोनों देशों के रिश्ते में खटास जरूर आई थी, लेकिन इसके बावजूद मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइजू को न्योता भी दिया गया, जिनका मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। खास मेहमानों में सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद हफीफ भी शामिल थे, जिनसे पीएम ने मुलाकात की। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ सपरिवार भारत आए थे, लिहाजा उन्होंने पूरे परिवार के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की। विदेशी मेहमानों में पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भी अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। पीएम ने दोनों का स्वागत किया। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे को पीएम ने गले लगाकर उनका स्वागत किया। इन मेहमानों का स्वागत करने के बाद पीएम मोदी ने सबसे 1-to-1 बातचीत की, जिनमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी शामिल थी। उत्तराखंड से बीजेपी सांसद अजय टमटा और तमिलनाडु से बीजेपी सांसद एल मुरुगन ने मंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने आशीर्वाद के रूप में पूरे देश में काम करने के लिए मुझे इस योग्य समझा, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का और सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं प्रयास करूंगा कि जो भी मुझे काम दिया जाएगा, चूँकि पिछले 10 सालों से हमारी सरकार काम कर रही है और वो काम को और ताकत दे करके, दिन रात मेहनत करके उस काम को और अच्छा करने का मेरा सबसे पहले प्रयास रहेगा। और मैं चाहूँगा कि उसके कारण से मेरा जो डिपार्टमेंट है वो भी गौरवान्वित हो और स्वयं भी मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसको भी मैं गौरवान्वित महसूस करूँ, यही मेरा लक्ष्य रहेगा। See, already I told you, our Prime Minister's vision is that विकसित भारत लेके ये देश का डेवलपमेंट करने के लिए हम काम करेंगे। हमारा प्रधानमंत्री जी का गाइडलाइन में अंडर द आवर प्राइम मिनिस्टर्स लीडरशिप वी विल वर्क। और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने 4 की चारों लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है। TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा ने बीजेपी नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात की। एक केंद्रीय मंत्री भी अब हिमाचल प्रदेश की तरफ से मिला है, केंद्र को क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है नरेंद्र मोदी जी को 60 वर्षों के बाद, और हम सब के लिए गर्व का विषय है, प्रसन्नता का विषय है। और जहां मैं देख रहा था कि मंत्रिमंडल का अगर गठन हुआ है संतुलित, और मैं कह सकता हूं कि गठबंधन की जो एक हमारी पिछले लंबे समय से जो एनडीए की एक अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करने की एक पद्धति चल रही है, उस पद्धति को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठे हैं। शुभकामनाएं देते हुए यही कहूँगा कि मजबूत फैसले, बड़े फैसले लेने का वक्त जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो उस दिशा में पूरा देश उत्सुकता से जो है इंतजार कर रहा है। पीएम मोदी के तीसरे टर्म में बिहार को बड़ी भागीदारी मिली है। सुनिए क्या कह रहे हैं बीजेपी और जेडीयू के नेता। बिहार को अच्छी भागीदारी हुई है। प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद और देश जी की जनता का प्रति आभार है कि आपने तीसरी बार विकसित भारत बनाने के संकल्प को साकार करने का अवसर दिए हैं। संजय रावत ट्वीट करके कश्मीर के मामले पर कह रहे हैं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, दूसरी तरफ दहशतगर्द खून की होली खेल रहे थे। 370 हटने के बाद से हादसे और बढ़ गए कश्मीर में। आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचारी बेचैन है और इनकी सफाया तय है। उनका ये प्रयोग सफल रहा, ये दिखाता है कि उन्होंने विकास जो कराया है बिहार में, उसका असर पूरे जनता पर होने लगा है। यही कहना है मुझे। विपक्ष के लोग कह रहे हैं सर कि इस बार नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है, तो बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और जो चीनी मिल वगैरह बंद है उसको खुलवा देना। हाँ, निश्चित रूप से ये तो डिमांड है, जनता दल यूनाइटेड का डिमांड है। मुझे उम्मीद है सफलता मिलेगी। और दिल्ली में पप्पू यादव की प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई है। पूर्णिया से जीतने के बाद पहली बार प्रियंका गांधी से मुलाकात की है पप्पू यादव ने। इस मुलाकात की तस्वीर देखिए। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद बने हैं पप्पू यादव।
और इस बीच कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। अजय राय ने कहा है कि ये बैसाखी वाली सरकार है। पवन खेड़ा ने कहा है कि ये मोदी नहीं, एनडीए सरकार। देखिए, ये पहली बात तो सरकार जो है ये पूरी तरीके से लंगड़ी सरकार है। ये लंगड़ी सरकार गठबंधन बनाकर आज बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सरकार जो भी बनाया इन्होंने जोड़ तोड़ करके बनाया है। पहली बात तो ये मोदी थर्ड नहीं है, ये एनडीए 3 है। अब मोदी जी हर चीज़ में अपना नाम डालना चाहें तो अब तो जनता भी देख रही है कि ये एनडीए 3 है। और जब आप मोदी 3 बोलते हो तो ज़रा नायडू साहब से और नीतीश जी से भी पूछ लो कि ये मोदी 3 कहेंगे या एनडीए 3 कहेंगे। नंबर 2, शायद इसका संदेश मोदी जी को समझ में आ जाए कि जो राहुल गांधी को या गांधी परिवार को या नेहरू जी को या कांग्रेस पार्टी को गाली देते थे, उनको जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया और अब मजबूरी में नरेंद्र मोदी को भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना पड़ गया। आने वाले कुछ महीने या जितने भी महीने मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, कम से कम अपना जो राजनीतिक एक सभ्यता संस्कृति होनी चाहिए उसका निर्वहन करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं उद्धव ठाकरे। पूरे महाराष्ट्र का वो दौरा करेंगे। 2 चरणों में उद्धव ठाकरे का ये दौरा तय हुआ है। आज मुंबई में उद्धव ठाकरे की बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव से ठीक बाद हो रही इस बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों और जल्द होने जा रहे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हो रही बैठक में पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स मौजूद रहे। आज की बैठक में लोकसभा चुनाव में उद्धव गुट और शिंदे गुट के प्रदर्शन पर भी मंथन हो सकता है। उद्धव गुट और शिंदे गुट ने 13 सीटों पर सीधी लड़ाई लड़ी थी, जिनमें से शिंदे गुट ने 7 और उद्धव गुट ने 6 सीटें जीती। लोकसभा चुनाव में उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 21 सीटों पर चुनाव लड़कर 9 सीटों पर जीत हासिल की थी, जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में कम है। 2019 चुनाव में पार्टी ने 22 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 9 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। वहीं शिंदे गुट ने 14 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 सीटें जीतने में सफल रही। अब सभी की नजर जल्द होने जा रहे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। महाराष्ट्र में सितंबर में चुनाव हो सकते हैं। और देखिए, मंत्रिमंडल को लेकर शिवसेना शिंदे गुट में नाराजगी की खबर सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है शिंदे गुट की तरफ से कि हमें कैबिनेट पद मिलना चाहिए। शिंदे गुट के सांसद श्रीरंग बारने ने कहा शिंदे गुट के लिए बीजेपी की अलग भूमिका, एक सांसद वाले कैबिनेट मंत्री बने। 7 सीट पर एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्यों दिया गया? एनसीपी शरद गुट ने भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज कर दिया है। पार्टी की स्थापना दिवस के मौके पर शरद पवार ने मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा इस बार मोदी सरकार बिहार और आंध्र प्रदेश के बलबूते बनी। आज महाराष्ट्र में शरद पवार और अजीत पवार गुट ने अलग अलग पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। शरद पवार ने पार्टी दिवस के मौके पर केंद्र में तीसरी बार बनी एनडीए सरकार पर कहा कि पिछले 5 सालों में बीजेपी का जनाधार तेजी से घटा है। इस मौके पर अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए शरद पवार ने कहा कि अब उन्हें विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर टीडीपी और जेडीयू का समर्थन नहीं मिलता तो मोदी सरकार के लिए बहुमत हासिल करना भी मुश्किल हो जाता। उन्होंने ये भी कहा कि अब जनता समझदार है और केंद्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं को 3 महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाना चाहिए। महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। वहीं मुंबई में अजीत पवार ने भी महाराष्ट्र में होने जा रहे विधानसभा चुनाव पर मंथन की बात कही। मोदी मंत्रिमंडल में अजीत पवार की पार्टी का इस समय कोई मंत्री नहीं है, जबकि उनकी सहयोगी पार्टी शिंदे गुट की शिवसेना को एक पद मिला है। अजीत पवार अपनी पार्टी के लिए कैबिनेट मंत्री का पद चाहते थे, लेकिन उन्हें राज्य मंत्री का पद ऑफर किया जा रहा था। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिल्ली में सोनिया गांधी और उनके परिवार के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें सोनिया गांधी और शेख हसीना एक दूसरे को गले लगाते हुए नजर आ रही हैं। और बड़ी खबर है मणिपुर से। मणिपुर में सीएम के सुरक्षा दस्ते पर हमला हुआ है। सीएम एन बीरेन सिंह के दौरे की तैयारियों के लिए यह दस्ता पहुंचा था। एक ड्राइवर समेत 2 पुलिसकर्मी इस हमले में घायल हुए हैं। मंगलवार को जिरीबाम जाने वाले थे सीएम।
मणिपुर में मुख्यमंत्री के सुरक्षा दस्ते पर हमला किया गया है। हमले में एक पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मियों को लेकर जा रही गाड़ी का ड्राइवर घायल हो गया। हमला अज्ञात हथियारबंद उग्रवादियों ने किया। दरअसल मणिपुर पुलिस का अग्रिम सुरक्षा दस्ता मुख्यमंत्री के दौरे से पहले सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने गया था। जिरीबाम में पिछले 2 दिनों से हिंसा की खबर आ रही है। यहाँ हालात तनावपूर्ण हैं। इन्हीं हालातों का जायजा लेने के लिए मणिपुर के सीएम बीरेन्द्र सिंह मंगलवार को जिरीबाम जाने वाले थे। अग्रिम सुरक्षा दल इम्फाल से जिरीबाम जिले की ओर जा रहा था, जब सुबह करीब 10:30 बजे इम्फाल सिलचर राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर कांगपोकपी जिले के टी लाईजांग गाँव में हमला हुआ, जिसमें 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। उग्रवादियों की तलाश में सुरक्षाकर्मी तलाशी अभियान चला रहे हैं। मणिपुर में नस्लीय हिंसा जारी है। 6 जून को अज्ञात हमलावरों ने जिरीबाम में एक व्यक्ति का सिर कलम कर दिया था। इस घटना के बाद करीब 70 घर और कुछ सरकारी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया था। हिंसा के बाद डर से सैकड़ों लोग भाग गए थे। सुरक्षा दस्ते पर हमले के बाद मणिपुर के सीएम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। Unfortunate and highly condemnable, and it is an attack directly on the Chief Minister, means directly on the people of the state. So state government has to do something. So I will take a call of my all colleagues and I will take a decision. रियासी आतंकी हमले को 2 आतंकियों ने अंजाम दिया था। खबर आ रही है सूत्रों से कि दोनों ही पाकिस्तानी थे। खबर यह भी है कि इस हमले से पहले आतंकी कमांडर अबू हमजा काफी सक्रिय था। रियासी आतंकी हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम पहुंच चुकी है। एनआईए की फॉरेंसिक टीम भी सबूत जुटाने में जुटी है। माना जा रहा है कि इस आतंकी हमले में 2 आतंकवादी शामिल थे और दोनों के ही कनेक्शन पाकिस्तान से हैं। माना जा रहा है कि आतंकी कमांडर अबू हमजा इस हमले में शामिल हो सकता है। इस घिनौनी वारदात के बाद से आतंकी फरार हैं, जिनकी तलाश में पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। घने जंगलों में आतंकियों की तलाश के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। सुरक्षा बलों की तरफ से बड़े पैमाने पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त अब ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। कल आतंकियों की तरफ से कायराना हरकत की गई, जिसके बाद बड़े पैमाने पे सर्च एंड कोऑर्डिनेट ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। शिवखोड़ी से कटरा की तरफ जो बस थी वो जा रही थी और उसी बीच में आतंकियों की तरफ से घात लगाकर हमला किया गया। इस बीच बस पर आतंकी हमले से ठीक पहले का ये वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सब कुछ सामान्य दिख रहा है। आतंकियों की फायरिंग से पूरी बस छलनी हो गई। बस पर गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। और इस हमले के दौरान फायरिंग के बाद बस अनियंत्रित होकर नीचे खाई में गिर गई। स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता अंकित भट्ट। उनकी एक आंखों देखी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इस समय मैं मौजूद हूँ उसी जगह पर जहाँ पे आतंकियों की तरफ से घात लगाकर यात्री बस पर आतंकी हमला किया गया था। इस बस में तकरीबन 33 लोग जो है वो इंजर्ड हुए हैं और 9 लोग जो है उनकी डेथ हुई है। लेकिन पूरे इलाके में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऊपर से तकरीबन ये 150 मीटर है, उससे नीचे जो है गहरी खाई में ये बस गिरती है और उसके बाद तकरीबन 9 लोग जो है उनकी डेथ हो जाती है और 33 लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, जिनका उपचार इस वक्त अलग अलग हॉस्पिटल जीएमसी जम्मू, उसके साथ साथ नारायणा, उसके साथ साथ रियासी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, सीआरपीएफ है और उसके साथ साथ भारतीय सेना, उसकी तरफ से कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हम आपको बस की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए बुलेट के निशान जो है वो साफ तौर पे आप इस बस पे देख सकते हैं कि किस तरीके से कायराना हरकत जो है उसको आतंकियों की तरफ से अंजाम दिया गया था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रियासी हमले के पीड़ितों से मिलने पहुंचे। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे देने का ऐलान किया है। एलजी ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ है। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले उसका प्रयास हो रहा है। जो घायल हैं उनको हर हाल में बचाया जाए। ये हम जानते हैं कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, फिर भी उनके परिजनों को एक सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मृतकों को और घायल लोगों को 50,000 रुपये देने का फैसला किया है। ये हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं। कल से माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी भी
मामले पर नज़र बनाए हुए मेरी उनसे भी बात हुई है। जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। रियासी हमले में 30 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं, जिनके परिवार वाले परेशान हैं। जी मेरी उनको लास्ट टाइम 6 तारीख को बात हुई थी और आज मॉर्निंग में बात हुई है मेरी, ठीक है। बाकी उन्होंने बस बोला कि कहाँ है, मैं बोला घर पे हूँ जी। उन्होंने ठीक है, इतना क्या कि उन्होंने कॉल काट दिया, ठीक है। बाकी फिर मैंने न्यूज़ वगैरह फ़ोटो देखा था मैंने, वहाँ आतंकी हमला वगैरह हुआ था। फिर उसके बाद छोटे भाई ने बताया कि भाई ये फ़ोटो भी आई है। उसके बाद फिर देखा, फिर उसका फ़ोन करा, फिर उन्होंने बात नहीं हुई मेरी उनसे। उसके बाद अब फिर वहाँ के लिए हम रवाना हो रहे हैं जम्मू। मामा का फ़ोन आया था तो वही बताए कि आतंकवादी हमला हुआ है और ड्राइवर को गोली लगा तो खाई में गिर गई थी बस, तो वही दुर्घटना हो गया। जम्मू गए थे वहीं वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए, तो वहीं से शिवखोड़ी से वापस लौटे थे तो वहीं पे ये घटना हुआ। जितने लोग गए थे लगभग 8 लोग गए थे हमारे इधर से, तो मम्मी पापा थे और मामा मामी थे और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और उनके एक दोस्त भी गए थे मामा के। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में बड़ा बवाल हो गया है। कलेक्टर दफ्तर में आगजनी हो गई है। ये देखिए तस्वीरें, हजारों की भीड़ ने कलेक्टर दफ्तर को चारों तरफ से घेर लिया। कई गाड़ियों में उपद्रवियों ने आग लगा दी है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, कलेक्टर दफ्तर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बलौदा बाजार का ये इलाका जहां पर ये कलेक्टर दफ्तर है, पुलिस के साथ लोगों की झड़प की खबर भी सामने आ रही है। जमकर बवाल हुआ है, आगजनी हुई है और हिंसक प्रदर्शन की खबरें भी सामने आ रही। अमित मिश्रा इस वक्त हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, जानकारी क्या मिल रही है? कलेक्टर दफ्तर के अंदर तोड़फोड़ और आगजनी, ये मुमकिन कैसे हुआ? देखिए, जिस तरीके से सतनामी समाज इससे पहले से ही उग्र प्रदर्शन कर रहा था और प्रदर्शन इस बात को लेकर था कि सतनामी समाज के जो आराध्य स्थल है, जो गुरु स्थल है, उस क्षेत्र के आसपास में गंदगी फैलाने को लेकर, कचरा फैलाने को लेकर और कटाई को लेकर लगातार जो जिस तरीके से समाज के लोगों ने पहले शिकायत की, फिर FIR दर्ज करवाया, फिर उसके बाद गृह मंत्री के पास में सतनामी समाज पहुंचा और सतनामी समाज ने इस पर CBI जांच की मांग की कि आखिरकार जो जैत खाम है, जो उनका आराध्य स्थल है, जहां पर पूरे प्रदेश भर के, देश भर के लोग जो आते हैं और उसके बाद वहां पर पूजा अर्चना उनकी की जाती है, तो उस स्थान को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश, उस स्थान पर असामरिक तत्वों की तरफ से लगातार इस तरीके की कोशिश की जा रही थी। उसको लेकर ये प्रदर्शन कुछ दिनों से लगातार जारी था। आज जब कलेक्ट्रेट को घेरने के लिए प्रदेश भर के सतनामी समाज के लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, तो ये अचानक से जब पुलिस ने उन पर पहले उनको रोकने की कोशिश की, उसके बाद पुलिस के साथ में सतनामी समाज के लोगों की झड़प हुई और झड़प के बाद जो स्थिति थी वो इतनी भयावह हो गई कि पहले उन्होंने गाड़ियों पर आग लगाया, सतनामी समाज के तमाम जो लोग वहां पर मौजूद थे, उसके बाद फिर भवन पर आग लगाया और कलेक्ट्रेट परिसर और तहसील ऑफिस में जो है वो आगजनी की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है। फिलहाल जो परिस्थिति है वो पूरी तरीके से कंट्रोल के बाहर है। किसी भी तरीके का प्रशासनिक अमला वहां पर जो सतनामी समाज की, क्योंकि हजारों की संख्या में, 3 से 4 हजार की संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं अभी फिलहाल, और ये परिस्थिति अभी भी बनी हुई है। कंट्रोल जो करने की कोशिश है वो जरूर पुलिस का अमला और अन्य फोर्सेस को वहां पर बुलवाया गया, अन्य जिलों से भी फोर्सेस वहां पर बुलवाए गए, लेकिन फिलहाल उनको समझाइश देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन परिस्थितियां कंट्रोल के बाहर हैं। कलेक्टर, SP सहित कई जो कर्मचारी थे वहां से उनको वहां पर से भागना पड़ा, कुछ कर्मचारी घायल भी हो चुके हैं। फिलहाल स्थिति को कंट्रोल करने के लिए अन्य स्थानों से भी पुलिस बुलाई गई है। CBI जांच की मांग जरूर की गई थी, लेकिन यहाँ पर जो जांच की बात गृह मंत्री की तरफ से कही गई है, विजय शर्मा की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि जांच उस पर करवाई जाएगी। इसी बात को लेकर उग्र है समाज की अभी तक कोई भी एक्शन जो है वो नहीं लिया जा सका है। जी बिल्कुल अमित, बने रहे आप हमारे साथ। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता अमित मिश्रा जो जानकारी दे रहे हैं वो बहुत चिंताजनक है और हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं पूरे इलाके में। स्थिति ये हो गई कि कलेक्टर और SP को भी परिसर छोड़कर भागना पड़ा, वहां से जाना पड़ा। पुलिस के साथ झड़प की खबरें सामने आई हैं। सतनामी समाज के तमाम लोग वहां पर इकट्ठे थे, पुलिस ने रोकने की कोशिश की और उसके बाद हालात बेकाबू हो गए पूरी तरह से, जिसके बाद कलेक्टर दफ्तर में भी आगजनी की गई है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। देखो, हमारा ही भाई है, कुछ नहीं होना है। अगर किसी साथी को अपनी क्षति होगी तो हमारा ही भाई है। देखो, हमारा ही भाई है, कुछ नहीं होना है। अगर किसी साथी को अपनी क्षति होगी तो हमारा ही भाई है।
देखो हमारा ही भाई है, कुछ नहीं होना है। अगर किसी साथी को अपूर्णी क्षति होगी तो हमारा ही भाई है। देखो हमारा ही भाई है, कुछ नहीं होना है। अगर किसी साथी को अपूर्णी क्षति होगी तो हमारा ही भाई है। देखो हमारा ही भाई है, कुछ नहीं होना है। अगर किसी साथी को अपूर्णी क्षति होगी तो हमारा ही भाई है। देखो हमारा ही भाई है, कुछ नहीं होना है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के बड़ौदा बाजार में किस तरीके से बेकाबू हो गई है भीड़। ये वो लोग हैं जो कुछ दिनों से इस दफ्तर के बाहर पहले से ही अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन एकाएक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उसी का नतीजा ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर इस भीड़ की तरफ से कलेक्टर ऑफिस में भीषण आगजनी की गई है। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हालात एकदम बेकाबू हो चुके हैं। ऑफिस में तोड़फोड़ आगजनी की गई है और उसके बाद हजारों की भीड़ इस वक्त मैदान में मौजूद है। शुभम गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। शुभम, इस वक्त क्या हालात है, क्या सिचुएशन है फिलहाल? देखिए, रायपुर से स्पेशल फोर्स भेजी गई है क्योंकि ये प्रदर्शन एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस के सामने चल रहा था और उम्मीद नहीं थी वहां पर कि ये इतना उग्र प्रदर्शन हो जाएगा। धीरे धीरे भीड़ यहाँ पर बढ़ती गई, प्रदर्शन उग्र होता गया और उसके बाद आगजनी की घटनाएं हुई। 1 दर्जन से ज्यादा वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया है और पहली बार ऐसा देखने को मिला कि किसी एसपी कार्यालय में अंदर घुसकर आग लगाई गई हो। तो फिलहाल आसपास के जितने भी जिले हैं वहां से फोर्स मंगाई जा रही है और साथ ही साथ रायपुर से भी फोर्स भेजा जा रहा है। तो तस्वीरों के जरिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हालात यहाँ पर बेकाबू हो गए। अतिरिक्त फोर्स यहाँ पर भेजनी पड़ रही है ताकि बेकाबू भीड़ को किसी तरीके से कंट्रोल में किया जा सके, लेकिन कलेक्टर ऑफिस में किस तरीके से आगजनी की गई है और दूसरी तरफ आप उन लोगों को देख रहे हैं जिनकी तरफ से इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई है। जो तीसरी तस्वीर है उसमें आपको लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की जो तमाम समझाइश की कोशिश है फिलहाल बेकार यहाँ पर नजर आ रही है क्योंकि लोग मानने को तैयार नजर नहीं आ रहे। ये कुछ देर पहले की तस्वीर है, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि हालात अभी भी बेकाबू बने हुए हैं। स्थिति को काबू में करने के लिए अतिरिक्त जो सुरक्षा है उसके लिए पुलिस का इंतजाम करने को कहा गया। शुभम हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, इसमें जानकारी जो मिल रही है बड़े पैमाने पर नुकसान किया गया है। आखिर ये पूरी घटना इतनी आक्रामक क्यों हो गई? समय रहते हुए एक्शन क्यों नहीं लिया गया या प्रशासन को अंदाजा ही नहीं हुआ और हालात यहाँ तक पहुँच गए? देखिए, ये सतनाम समाज है, उन्हीं समाज के लोगों के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा था और पुलिस बल हालांकि मौके पर मौजूद भी था। आमतौर पर इस तरह के सामाजिक या अलग अलग संगठनों के प्रदर्शन कलेक्टर या एसपी कार्यालय पर होते रहते हैं, मगर पुलिस को इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना बड़ा प्रदर्शन होगा और जितने भी समाज के लोग थे वो बैरिकेडिंग तोड़ देंगे और कलेक्टर कार्यालय की ओर चले जाएंगे। और यहाँ पर यही हुआ, सबसे पहले बैरिकेडिंग तोड़ी गई, कलेक्टर कार्यालय की ओर गए और जब तक फोर्स आता उससे पहले ही लोगों ने वहां पर जितनी बाइक थी, गाड़ियां थी, कार्यालय था, वहां पर आगजनी शुरू कर दी और उसके बाद अब अतिरिक्त फोर्स अलग अलग जिलों से मंगाया जा रहा है। देखिए, अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। TV9 की अपील है कि कृपया शांति और सौहार्द बनाए रखें। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर बलौदा बाजार में बहुत ज़्यादा आक्रामक हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। अमित इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अभी क्या हालात है वहां पर? क्योंकि जो अभी हम तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो थोड़ी देर पहले की है। क्या प्रशासन थोड़ा एक्टिव नजर आ रहा है अब? देखिए, तो आसपास के चाहे वो रायपुर जिला हो या बेमेतरा हो, आसपास के तमाम जिलों के कलेक्टर, एसपी जो है वो इसको लेकर मुस्तैद हो चुके हैं क्योंकि जिस तरीके से सतनामी समाज के लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, आसपास के जिलों से भी सतनामी समाज के लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और जो भीड़ बढ़ती गई उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वहां पर जो अमला मौजूद था वो उतना ज्यादा नहीं था कि जिस तरीके से उस भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। और जब एकाएक आगजनी की घटना वहां पर शुरू होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए अब अन्य जिलों से जो फोर्स है उसको बुलाना पड़ रहा है, उसके साथ में फायर ब्रिगेड भी वहां पर बुलाना पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अभी जो परिस्थितियां हैं पूरे शहर में और आसपास का जो इलाका है बलौदा बाजार का और जैतखाम का जो आसपास का इलाका है वहां पर बड़ी संख्या में समाज के लोग एकत्रित है और उनमें गुस्सा है। गुस्सा इस बात को लेकर है कि जैतखाम में तोड़फोड़ करने की जो कोशिश हुई थी, शिकायत हुई थी, उस शिकायत के आधार पर लोगों की गिरफ्तारियां जो वहां पर है वो अब तक नहीं हो सकी है और इसको लेकर गुस्सा जो समाज के अंदर था वो अब आगजनी का रूप वहां पर ले चुका है। और इससे साफ जाहिर है
कि इसका अंदाजा वहां पर न तो पुलिस को था और न ही प्रशासनिक अमले को था। सूचना तंत्र एक तरीके से कहा जाए तो उनको भी ये अंदाजा नहीं था कि इस तरह की घटना वहां पर हो सकती है। और यही जो सुरक्षा की जो कड़े इंतजाम होने चाहिए थे शायद वो भी वहां पर मौजूद नहीं थे। फायर को लेकर अगर कोई बेहतर व्यवस्था वहां पर हो सकती थी शायद वो भी वहां पर मौजूद नहीं था। इसलिए ये जो आगजनी की घटना इतनी बढ़ती गई, पहले कलेक्टर कार्यालय फिर तहसील कार्यालय, ऐसे करके करीबन 3 जो भवन है उन भवनों पर आगजनी की घटना हो चुकी है। दर्जनों वाहनों को जलाया जा चुका है और तोड़फोड़ किया जा चुका है। और अभी भी वहां पर जो स्थिति है वो नियंत्रित नहीं हो पा रही है। समझाइश देने की कोशिश जरूर की जा रही है लेकिन फोर्स उतना नहीं है जिससे स्थिति को नियंत्रित किया जा सके, लोगों को वहां से हटाया जा सके या शांत किया जा सके। बहरहाल दूसरे जिलों से लोगों को बुलवाया जा रहा है, पुलिस फोर्स को बुलवाया गया है और स्पेशल दूसरे जिलों से भी पुलिस फोर्स बुलाई जा रही है। अमित मिश्रा हमारे संवाददाता ये तमाम जानकारी इस वक्त मौके से देते हुए नजर आ रहे हैं। बलौदा बाजार में भारी बवाल हुआ है, ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से जो असामाजिक तत्व हैं उनका बोलबाला नजर आ रहा है। पूरी तरह से पूरे इलाके में जो चाह रहे हैं वो करते नजर आ रहे हैं। लॉलेसनेस की स्थिति इस वक्त इन तस्वीरों में साफ तौर पर जाहिर हो रही है। जो तमाम सरकारी कार्यालय हैं उनमें जमकर तोड़फोड़ की गई है। टीवी 9 भारतवर्ष अपने दर्शकों से एक बार फिर ये अपील करता है कि आगजनी और हिंसक प्रदर्शन का रास्ता बिल्कुल अख्तियार ना करें और शांति और सौहार्द बनाकर रखें। लेकिन तस्वीरें इस वक्त साफ तौर पर यह बता रही हैं कि अभी भी हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और हजारों की संख्या में जो लोग हैं उन्होंने एक तरह से कानून को अपने हाथ में लिया हुआ है। सरकारी कार्यालयों में जमकर तोड़फोड़ की जा रही है। कलेक्टर दफ्तर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आग लगा दी गई है, जमकर आगजनी की गई है। साथ ही साथ कलेक्टर दफ्तर में जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उनको भी आग के हवाले कर दिया गया है। स्थिति, हालात इतने बदतर हो गए कि तमाम बड़े बड़े अधिकारियों को भी कैंपस छोड़कर भागना पड़ा। फिलहाल हालात को काबू में करने के लिए आसपास के जिलों से भी पुलिस बल बुलाया गया है। अमित मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त मौके से तमाम जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं। अमित, सीधे तौर पर ये तस्वीरें बता रही हैं कि लॉलेसनेस जैसे हालात हैं, कानून मानने के लिए कोई तैयार नजर नहीं आ रहा है, भीड़ पूरी तरह से बेकाबू नजर आ रही है। अब अरेंजमेंट्स क्या किए गए हैं ताकि जल्द से जल्द इस बवाल पर काबू पाया जा सके? देखिए, रायपुर जिला, बिलासपुर जिला, बलौदाबाजार जिला से पहले तो फायर ब्रिगेड की टीम को भी बुलाया गया है। इसके साथ में जो जिला के बल हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। इसके अलावा कलेक्टर एसपी की जो मीटिंग है वो फिलहाल यहाँ पर अन्य जिलों से भी ली गई है कि किस तरीके से सुरक्षा फोर्सेस को वहाँ पर भेजा जा सकेगा और स्थिति को नियंत्रण किया जा सकेगा। सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि समाज के जो लोग हैं उनसे बातचीत हो सके, लेकिन जो उग्र लोग वहाँ पर मौजूद है उनका जो गुस्सा है उसको कंट्रोल करने के लिए फिलहाल क्या कुछ परिस्थितियां हैं ये अभी तक सामने नहीं आया है कि किस तरीके की स्ट्रेटजी सरकार यहाँ पर अपना रही है। लेकिन फिलहाल उन लोगों को समझाइश देने की जो कोशिश है वो जरूर आसपास के जो लोग हैं उनको समझाइश देने की। अमित, ये बताइएगा, आप इस वक्त कुछ और नई तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, कलेक्टर दफ्तर के आसपास जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी उन सब में तोड़फोड़ की गई है। कुछ लोगों के हाथ में डंडे, रॉड्स नजर आ रहे हैं। जितने भी वाहन वहां पर मौजूद थे या तो उन्हें आग के हवाले कर दिया गया है या फिर उनमें जमकर तोड़फोड़ की गई है और भीड़ का गुस्सा अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अमित, ये तस्वीरें, नई तस्वीरें इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष अपने दर्शकों को दिखा रहा है और जिस बात का जिक्र थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे, कलेक्टर दफ्तर के आसपास जितनी गाड़ियां खड़ी थी सबको आग के हवाले कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल गुस्सा है जो जनता, जो वहाँ पर लोग मौजूद है, क्योंकि सतनामी समाज का धार्मिक स्थल है। समाज के लोगों ने लंबे समय से इसकी मांग की थी कि वहाँ पर जो लोग, असामाजिक लोग जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो गंदगी वहाँ पर फैला रहे हैं, उसको उन लोगों को पकड़ा जाए, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। और यही जो गुस्सा था वो आज कलेक्टर दफ्तर के घेराव के रूप में वहाँ पर समाज के तमाम लोगों से अपील की गई थी। वो तमाम लोग अमित, नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल हालात तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं, हालांकि भीड़ पर काबू पाने की कोशिशें भी जारी हैं। रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।